ये अठवीयपम यानी 8 प्रकार का है। ज्ञान 8 प्रकार का है। मति यानी मति, सुधि यानी श्रुत, ओहि यानी अवधि, अणान नानानी ये अज्ञान रूप भी है और ज्ञान रूपी। अणान यानी अज्ञान, नानानी यानी ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि ये तीनों अज्ञान रूप भी है और ज्ञान रूप भी है। 5वीं गाथा है 17 पेज। मण पज्जव केवलम अवि, देखो 3 को इकट्ठा बता दिया क्योंकि ये तीनों दोनों टाइप से थे, सम्यक ज्ञान भी थे और अज्ञान को ज्ञान भी थे। और मन पज्जव यानी मना परे और केवल ज्ञान ये भी हैं, और ये दोनों तो सम्यक ही होते हैं इसलिए इनको अलग ले लिया। ये कैसे हैं? पच्चख परोक्ष भेयम च, इनके प्रत्यक्ष भी हैं और परोक्ष। ये प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद से 8 प्रकार का तो है ही है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष का भी भेद हम इन 8 को ही डिवाइड कर सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान में और परोक्ष। मतलब 8 के अलग अलग प्रत्यक्ष परोक्ष करेंगे तो 8 दूनी 16 ऐसे नहीं, ये 8 में से ही कुछ प्रत्यक्ष हैं और कुछ परोक्ष हैं। ये गाथा का अर्थ हुआ। देखिए टीका में थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था। नाणम अठवीयपम, ज्ञान 8 प्रकार का है। मदि, सुध, ओहि, अणान, नानानी इन 8 भेदों में मति, श्रुत और अवधि ज्ञान ये 3 मिथ्यात्व के उदयवश विपरीत अभिनिवेश रूप अज्ञान है। पढ़ा ही नहीं था मेरे ख्याल से, पढ़ा था क्या? पढ़ गया? कहाँ तक आ गया? पढ़ा? मुझे तो नहीं लग रहा पढ़ लिया था। जल्दी जल्दी पढ़ा है लास्ट में, बस एक बार रीडिंग लगा के क्योंकि आएंगे दोबारा। अच्छा चलो अभी रीडिंग कर लेते हैं फिर देख लेते हैं। तो ये 3 मिथ्यात्व के उदयवश विपरीत अभिनिवेश रूप अज्ञान है। ये ज्ञान को अज्ञान किस लिए कहा जाता है? हाँ, मिथ्या ज्ञान किस लिए कहा जाता है? देखिए अभी छड़ाला में चला था अपने दूसरे राग में, आप लोग नहीं थे कोई भी, कि 2 भेद किए थे, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या दर्शन ग्रहित और अग्रहित के, तो यहाँ तो अग्रहित की बात चल रही है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान क्यों कहा गया? मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला जो कछुक ज्ञान, इन इसके पहले का नहीं, जो कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। मतलब ये मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला जो भी ज्ञान है, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान के, हाँ सम्यक ज्ञान के विपरीत, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ सम्यक ज्ञान नहीं बोलना अपने को, दर्शन की बात चल रही है ना। मिथ्या दर्शन का मतलब है, दर्शन मतलब श्रद्धा। तो हमारी विपरीत, मिथ्या यानी उल्टी, विपरीत, विपरीत श्रद्धा। विपरीत श्रद्धा का मतलब क्या? कि जो वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, उल्टा मानना। श्रद्धा मतलब है मानना, ज्ञान मतलब है जानना। तो जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मानना। कौन सी वस्तु का स्वरूप? कि असली वस्तु कौन है? मैं जीव या 7 तत्व। तो मैं हूँ जीव और अपने आप को मान के रखा है अजीब। शरीर तो मान रखा है। ये सर्दी किसको लग रही है? शरीर को लग रही है तो हटाओ। लेकिन मैं शरीर हूँ ये मान रखा है ना, मैं बीमार हो जाऊंगी। अपने को आधी से ज्यादा तो पता है अपन बीमार सर्दी में निकल जाएंगे ना, तो ऐसे बीमार नहीं होंगे जल्दी से 99%। लेकिन इतनी, और वो उसमें देख ले इतना टेम्परेचर 1 डिग्री तो बीमार ऐसे भले ही कुछ नहीं चल रहा है काम, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा सोच सोच के कि ये मुझे लग जाएगी, ये सोच सोच के हम, हाँ क्योंकि मोह है ना, इसका नाम है मिथ्यात्व। ये है मिथ्या दर्शन। तो ये मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ जितना जानना होगा वो सब ज्ञान भी क्या हो जाएगा? मिथ्या। देखो हमने मान्यता, देखो सर्दी फील होना, सर्दी का ज्ञान होना वो तो मुनिराज को भी होगा, लेकिन ये सर्दी मेरे लिए अच्छी है बुरी है और इससे मैं सुखी दुखी हूँ, ये है मान्यता। ज्ञान तो मुनिराज को भी होगा। सर्दी फील तो होगी, तो उसको अपन ने पढ़ा था ना शीत परिचय को, अस्पर्श भगवान आत्मा के अवलंबन से अपना स्वरूप ऐसा विचार करते हैं कि सर्दी किसको छू रही है। एक मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी कि वो पूरी बर्फ में उसको ढक दिया था मुनिराज को उस समय शीत परिचय के संबंध में, तो भी वो उन्होंने उसको जीता।
कैसी कैसी परिस्थितियां, अभी इतनी सर्दी मंडरा तो आप समझ लो बाहर ओपन में रहते हैं, नग्न दिगंबर हैं। हाँ कैसे, हाँ तो हाँ तो अब अपनी सूझ जाती है ना उंगलियां उंगलियां। सुबह से हम तो आए ना तो सामान निकालने में हो तो कमरे का एनवायरनमेंट मतलब वो इतना ठंडा था, ऐसे हो गई सुन बिल्कुल ऐसे एकदम से ये सी कर करके मुझे दुख गया। तो इसलिए ये बंद तो नहीं हो गया देखना। तो ये सब क्या है, ये अज्ञान मतलब मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ जानना है वो सब क्या है, अज्ञान। तो यहाँ क्या कहा कि ये पीछे आया था ना शब्द, मिथ्यात्व के उदयवश, मिथ्यात्व के साथ जो विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश मतलब उल्टा जानना, अभिनिवेश का मतलब है विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय, वो है अज्ञान। और वह ही शुद्धात्मादि तत्व के विषय में विपरीताभिनिवेश रहित पने के कारण सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान है। जो मिथ्यात्व के साथ जानना है वो मिथ्या ज्ञान है, और जो मिथ्यात्व के अभाव में, तो शुद्धात्मादि तत्व मतलब जीव अजीव आसव बंधे ये 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों के विषय में विपरीत अभिनिवेश रहित पना यानी विपरीत मान्यता से रहित पने के कारण वो सम्यक दृष्टि हो गया जीव। तो उसको जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान। देखिए मैं उदाहरण बता रही थी एक आपको कि हमने गाय का अभी दूध निकाला बिल्कुल शुद्ध मर्यादित, है ना। अब लेकिन जो जिसमें निकाला ना वो बर्तन क्या था, हमारा गंदा था, मिट्टी लग रही थी, तो दूध सारा क्या हो जाएगा। या मान लो झूठा था, मंजा हुआ नहीं था, कल का था, किसी के काम में लिया हुआ था, बिना मंजा हुआ था। अब हमने बिल्कुल मर्यादित शुद्ध दूध निकाल के उसमें डाल लिया, अब क्या होगा, पी लेंगे। तो वो जो बर्तन, ऐसी हमारी श्रद्धा अगर विपरीत है तो जो कुछ भी हमारा जानना होगा वो सारा ज्ञान भी क्या हो जाएगा, मिथ्या, विपरीत हो जाएगा। मेरे साथ हुआ परसों, कल रोज वहाँ भोजन कर रही थी तो पहले तो एक बाउल में उन्होंने कड़ी परोस दी बेसन की, तो वो ऐसे फैले हुए में परोस दी परोसने वाले ने, तो मुझे लगा 1 मिनट में ठंडी हो जाएगी, तो मैंने उसको कटोरी में डाल ली। तो वो फिर मुझे वो बोले खिचड़ा है तो मैंने सोचा खिचड़ी होगी, मैंने उसी में डलवा ली बेसन की उसमें। वो पता लगा वो कुछ दूध की आइटम था कुछ, वो वहाँ खिचड़ा बोलते होंगे उसको। तो मुझे लग गया था देख के, मैंने कहा इसमें तो दूध जैसा दिख रहा है। फिर मैंने पूछा तो बोले हाँ वो स्ट्रिक्ट, आप घुटन में नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा तो ये एकदम दिदल हो गया, मैं तो नहीं खा सकती हूँ इसको। तो ऐसा भले ही वो कड़ी भी सही थी और कोई झूठी खराब नहीं थी और ये भी एकदम सही था, लेकिन ये बर्तन क्योंकि गलत हो गया था अपना, तो वो सारा भी वो चीज़ खराब हो गई। ऐसे ही हमारी श्रद्धा अगर विपरीत है तो वो ज्ञान भी सारा विपरीत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसमें है ना इतना तो लंबा करके विपरीत ये तो लंबा तो सीधे ही बोलने से समझ देखो वो तो खुद देखो, जो जिस लेवल का होता है ना, जो जिस लेवल का होता है वो उस तरह की लैंग्वेज, हाँ बात हाँ कुछ नहीं छुड़ा, अभी तो कुछ 5 बातें चल रही है। नहीं बोलते ना अभी जो कुछ नहीं छूटा है भाई, असली बात तो यही है। वो तो लैंग्वेज ऐसी है, वो चलाया मैंने इसलिए कि इसमें बातें और भी कुछ आ जाएंगी। बाकी लैंग्वेज पे मत जाओ, अपन तो सीधा तरीका से करके पढ़ ही रहे हैं उसको, सीधी तरीके से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है मने पर। हाँ वो सारा रिवीजन हो जाएगा, बोलना आप फिर से, कुछ भी नहीं छूटा, ऐसा कोई ऐसा नया अलग विषय नहीं है। वो तो जहाँ से चालू करो आने लग जाता है समझ में, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों मिलके ज्ञान के 8 भेद हुए। वे प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे भेद रूप हैं। शायद हमारे को ध्यान आ रहा है, प्रत्यक्ष परोक्ष ने बताया था। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? आंखों देखी नहीं, आत्मा से जो ज्ञान हो वो प्रत्यक्ष, और जो जिसमें किसी की सहायता लेके ज्ञान हो वो परोक्ष। देखो ज्ञान किसका गुण है, किसका है गुण? ज्ञान जानना जीव का गुण है। तो जो डायरेक्ट जीव से हो जाए, डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, तो जो जिसका गुण है उसी से हो जाए वो कहलाएगा प्रत्यक्ष।
और जो जिसका गुण है वो डायरेक्ट उससे ना होके बीच में कुछ सहायता ले तो वो कहलाएगा परोक्ष। जैसे अपन मतलब आंखों देखी को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, वो भी यहाँ बताएंगे, पर वो व्यवहार से प्रत्यक्ष है। तो डायरेक्ट आत्मा से जो ज्ञान होते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यक्ष। डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान होते हैं अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें इंद्रियों की आंख नाक कान की जरूरत नहीं होती, वो एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। तो वो एक देश मतलब मन परे और अवधि ज्ञान तो वो एकदम सारे एक देश। तो इसलिए कहा कि सारे पदार्थों को नहीं जान सकते, केवल पुद्गल को जानते हैं, इसलिए एक देश कहा। देखिए आप एक लिखेंगे ऊपर ज्ञान, उसके दो भेद करना, एक परोक्ष ज्ञान एक प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, परोक्ष ज्ञान मतलब जो सीधे आत्मा से नहीं हो, मतलब इंद्रियों और मन की सहायता से हो। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब जो सीधे आत्मा से हो, इंद्रियों और मन की सहायता से नहीं हो। फिर परोक्ष ज्ञान के दो भेद, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान के फिर दो भेद, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष का मतलब है जान तो रहा है सीधे आत्मा से, लेकिन पूरा नहीं जान रहा सारी पदार्थों को। कितने हैं पदार्थ, द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य हैं, लेकिन ये जो अवधि ज्ञान है वो मन परे ज्ञान है, वो 6 द्रव्यों में से एक ही द्रव्य को जानता है। कौन सा एक द्रव्य को? 6 द्रव्य में से कौन से? हाँ, रूपी मतलब द्रव्य कौन सा? पुद्गल द्रव्य। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान केवल पुद्गल द्रव्य को जानता है, और पुद्गल द्रव्य को भी जानने में भी सारे जितने पुद्गल हैं उनको नहीं जान पाता है, इसलिए वो कहलाएगा एक देश। हाँ, पार्शल जान रहा है ना, थोड़ा जान रहा है, आंशिक जान रहा है। आंशिक एक देश का मतलब है आंशिक। और एक है सकल देश, सकल प्रत्यक्ष मतलब पूरा, सारे तो द्रव्यों को जाने, छहों को, और उनकी भी जितनी अवस्थाएं हैं उन सबको जाने, तो ऐसा है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान है सकल प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान है एक देश प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष। और परोक्ष में है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। वो परोक्ष क्यों है? क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से जानते हैं, सीधे अपने आप आत्मा से ज्ञान उसमें नहीं होता। ये चाहिए कि आंखें खराब हो जाए तो हम नहीं जान पाते, कान खराब हो जाए तो हम नहीं सुन पाते। अभी सर्दी तेज हो रही है, ये स्पर्शन इंद्रिय देखो ना, अभी सुबह पानी गर्म किया तो देखा तो पता ही नहीं चल रहा था इतने ठंडे हाथ हो रहे थे कि गर्म हुआ है कि ठंडा। तो ये स्पर्शन इंद्रिय, इंद्रिय से होता है ना। अब हमको ठंडे गर्म का ज्ञान नहीं, हमको मतलब ये क्योंकि हमको सहायता चाहिए, ये स्पर्शन इंद्रिय में हमारी तकलीफ हो रही है, हम नहीं जान पाते। किसी के जैसे समझ लो पैरालिसिस हो जाए या ये और भी कोई बीमारी होती है, उनको नहीं फील नहीं होता ना, सुन्न हो जाते हैं, उनको फील नहीं होता। सुई चुबो, कोई काट जाओ, कुछ चुबा दो तो पता नहीं चलता। ऑपरेशन कैसे करते हैं? वो स्पर्शन इंद्रिय के ज्ञान को मंद कर देते हैं उतने एरिया का, उस इंजेक्शन से, दवाई से, वो कुछ भी करो पता ही नहीं चलता। तो उस संबंधी ज्ञान के लिए हमें वो इंद्रिय सही होना चाहिए, तब पता लगता है। जीभ जल जाती है कभी कभी, पर स्वाद ही नहीं आता। तो स्वाद लेने के लिए जीव की हमको बीच में सहायता चाहिए, मीडिएटर है। ज्ञान तो आत्मा का ही है, लेकिन इन इंद्रियों की सहायता के बिना ये ज्ञान नहीं जान पा रहा, तो ये परोक्ष ज्ञान है। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय भी साथ में चलता है, बस नेत्र इंद्रिय में टच नहीं हो रहा, चक्षु में। हाँ, क्योंकि चक्षु में टच कर देंगे तो ज्ञान नहीं, वैसे ज्ञान नहीं होगा, पूरा अंदर घुसा देंगे। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय भी साथ काम देती है, क्योंकि कान में भी वो जो शब्द वर्गणाएं वो जाके टकराती हैं, तभी सुनाई देता है। ऐसे घ्राण में, हाँ, सम्यक दर्शन में, ये सम्यक दर्शन मतलब शुद्ध ज्ञान, क्योंकि हाँ मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन उसमें इंद्रियों की सहायता के बिना होता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुभव, आत्मा का जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष है। हाँ, मति शुद्ध के अवलंबन से ही होगा, और जो अनुभव हो रहा है वो भी मति शुद्ध से ही हो रहा है। अवधि मन परे तो है ही नहीं, केवल ज्ञान है ही नहीं। अनुभव कौन से ज्ञान में हो रहा है? अनुभव भी मति शुद्ध में ही हो रहा है, उससे पहले भी मति शुद्ध है, उस समय भी मति शुद्ध है। तो उस समय जो मति शुद्ध है अनुभव के काल में, उस मति शुद्ध को प्रत्यक्ष कहा, अनुभव प्रत्यक्ष। अभी यहाँ दूसरे और भेद किए हैं, ये तो एक सामान्य भेद अपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़े, सिंपल, ये लिखना आप कॉपी में, ये जो लिखा है आपने चार्ट बनाया है
ज्ञान के दो भेद प्रत्यक्ष परोक्ष, फिर परोक्ष के दो भेद मति और शुद्ध, प्रत्यक्ष के दो भेद एक देश और सकल देश, फिर एक देश में अवधि और मनपरे, सकल देश में केवल ज्ञान। ये एक हो गया। अब दूसरी टाइप से ज्ञान के दो भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो परोक्ष ज्ञान के भेद करेंगे अकेला केवल शुद्ध ज्ञान, और फिर प्रत्यक्ष के दो भेद करेंगे सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। बताया तो था मैंने, लिखा होगा देखो। ये अपन ने तब भी पढ़ा था चतुर्थ सूत्र के समय में भी, और अभी भी मतलब पहले अध्याय में चला था ना, काफी टाइम हो गया। ज्ञान के दो भेद किए ना, समव्यावहार प्रत्यक्ष। ज्ञान के दो भेद किए, परोक्ष और प्रत्यक्ष। ये तो लिखा हुआ है क्या? परोक्ष में कहा है शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान भी मतलब उस समय मति ज्ञान, पर मति ज्ञान को अगर छोड़ भी सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं पूरा। हाँ, प्रमाण और ज्ञान एक ही बात है। प्रत्यक्ष के दो भेद हो गए, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और पारमार्थिक। अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष के फिर एक देश और सकल देश, इसके हाँ, तो वो तो अवधि और मनपरे तो इधर आ ही जाएंगे एक देश में। नहीं आ रहा आपको समझ में? ये तो हो गया एक, ये अपना सामान्य जो चलता है अभी ये। और क्योंकि यहाँ लिखा है ना, देखो यहाँ आगे आया है, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने बताया था। ये आगे आया था ना, समव्यवहार का लक्षण कहा जाता है, ये इसलिए आ गया था, इसलिए आया था। हाँ, तो फिर से लिखे आपने, ज्ञान के दो भेद, परोक्ष प्रत्यक्ष। ज्ञान भी बोलते हैं, प्रमाण भी बोलते हैं। वो न्याय शास्त्र में प्रमाण शब्द चलता है, अपन अभी यहाँ ज्ञान ही लिखते हैं उसको। परोक्ष में ले लीजिए शुद्ध ज्ञान, ऐसे मति शुद्ध दोनों को परोक्ष में ले लेते हैं, फिर मति ज्ञान को इधर भी ले लेते हैं, लेकिन अपना दो दो बार हो जाएगा, तो आप एक शुद्ध ज्ञान लिखिए। हाँ, शुद्ध ज्ञान। और इसके प्रत्यक्ष के करिए पारमार्थिक, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामव्यावहारिक शब्द इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे अपने ये जो पेज ना 18 पेज में नीचे से तीसरी लाइन देखिए, उसके लास्ट शब्द सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप से। अब सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में आ जाएगा मति ज्ञान, और पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद, एक देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। बस अब तो आगे वही है, एक देश के वो अवधि ज्ञान माने परे ज्ञान, और सकल के केवल ज्ञान। अभी एक तीसरा टाइप और है, वहाँ शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे, मति ज्ञान को परोक्ष में लेंगे। ऐसे देखो अपेक्षा से कथन होता है, ये समझ में नहीं आया आपको? हाँ, ये वाला समझ में आया। यहाँ पे मति ज्ञान को हमने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में लिया है। देखिए मति ज्ञान का मतलब क्या है? मति ज्ञान का मतलब पहले आप देखिए, मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय। ये पांचों ज्ञानों की परिभाषा आपने तत्वार्थ सूत्र जो किताब है ना अपनी वाली, उसमें पहले अध्याय में आपको कौन सा 9वें नंबर का सूत्र है शायद, हाँ, उसमें 9वें नंबर के सूत्र में शायद पांचों ज्ञानों की परिभाषा है। हाँ, तो आप एक एक लाइन की परिभाषा, वो परिभाषा आप थोड़ी सी याद करना है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में क्यों लिया? जैसे अभी अभी मैंने आपसे पूछा था प्रत्यक्ष, तो आपने क्या बोला था? आंखों देखा। ये आंख क्या है? इंद्रिय। तो इंद्रियों से जाने हुए ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं लोक व्यवहार में। वास्तव में नहीं है वो प्रत्यक्ष, वास्तव में तो ये आंख नहीं जान रही है, जानने वाला कौन है? ज्ञान है, आत्मा है। आंख तो उसमें साधन है,
लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में आंखों देखो को प्रत्यक्ष कहता है। और समझ लो, एक तो ये चलती है परंपरा, आंखों देखा प्रत्यक्ष, कानों सुना परोक्ष। अपने भी कान से सुना हो तो वो परोक्ष। लेकिन एक दूसरी ये भी चलती है कि अपने कान से सुना बिल्कुल, जैसे अभी आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो तो ये प्रत्यक्ष, और 2-3 लोगों के बाद में फिर सुना तो वो हो गया परोक्ष। हाँ, परोक्ष है। जैसे लाइव देखते हैं टीवी पे तो भी वो प्रत्यक्ष देखते हैं कि परोक्ष देखते हैं? अब कहने में लाइव है तो उसको प्रत्यक्ष, इसीलिए अपेक्षा है। अब हम चाहें तो उसको प्रत्यक्ष बोल सकते हैं, हम चाहें तो उसको ऐसे हम देख रहे हैं अपनी आंखों से तो प्रत्यक्ष है, लेकिन हम चाहें तो वो उससे हाथ मिला लें, लाइव चल रहा है, हम बॉल उठा लें, क्रिकेट का मैच आ रहा है, आ गई अपने ऊपर, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है, तो इसलिए परोक्ष। एक्चुअल में तो परोक्ष ही है ना। एक्चुअल में वास्तव में अपन देखे रियलिटी में, बच्चों को खुश कर दें, यहाँ तुमको मैच दिखा रहे हैं डायरेक्ट, लो टीवी चला दिया तो पसंद आते हैं कि ऐसा थोड़ी ना, हमको तो स्टेडियम में जाके देखना है। स्टेडियम में जाके देखना उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। वो ये भले ही लाइव देख रहे हो वो प्रत्यक्ष नहीं है, एक्चुअल में तो वो परोक्ष ही है, लेकिन फिर भी खुश हो जाते हैं कि हाँ लाइव आ रहा है अपने को, अभी के अभी दिख रहा है बिल्कुल जो चल रहा है वो, तो उस अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष भी कह देते हैं। तो ऐसे आँख नाक कान से जो देखा सुना जाना, वो सब व्यवहार से उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं। है तो एक्चुअल में क्या, एक्चुअल तो वो जो सबसे पहला हमने बनाया है ना फर्स्ट, वही है वास्तविकता। तो मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। लेकिन साम व्यवहारिक, साम व्यवहार हमने नया पढ़ा है, व्यवहार ने मतलब एक्चुअल नहीं है, किसी उपचार से, किसी बात, किसी कारण से कहा गया है। तो ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है कि एक्चुअल में प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन किसी उपचार से हमने कहा है कि आंखों से देखा है तो प्रत्यक्ष है। इसलिए मति ज्ञान को समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और शुद्ध ज्ञान तो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, तो वो परोक्ष भी है, नहीं तो उसको भी उसके साथ लपेट में ले लेते हैं, तो उसको भी साम्यवहारिक में कभी कभी ले लेते हैं। मतलब ऐसा आपको मिल जाएगा। जैसे अभी यहाँ एक शब्द मिला ना, ये तो क्या है, अपन सीख रहे हैं, अभी हम सेल्फ पढ़ेंगे कभी तो कोई ना कोई शब्द आएंगे, अपेक्षाएं आएंगी, तो अपन एकदम से अरे यहाँ गलत लिखा है क्या, हमने तो ये पढ़ा था, वो अपेक्षा है। अब मैं तीसरी अपेक्षा बता रही हूँ। वहाँ शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे, मति ज्ञान तो परोक्ष ही है। देखो जो प्रत्यक्ष है वो तो प्रत्यक्ष ही है। अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान में तो कोई चक्कर नहीं है, चक्कर इन दोनों में। मति शुद्ध परोक्ष है, इनको किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष, किसी जगह मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है, किसी जगह शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है। तो वो कौन सा स्थान है कि जब स्व संवेदन आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मानुभव, वो शुद्ध ज्ञान में होता है, तो उस समय उस ज्ञान को स्व संवेदन प्रत्यक्ष कहते हैं, आत्मानुभूति प्रत्यक्ष। वो मति ज्ञान मतलब वैसे शुद्ध ज्ञान में होता है, विशेष जानता है ना, शुद्ध ज्ञान मन के अवलंबन, ऊपर वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए वो दोनों में बोल रही हूँ ना, दोनों को ही बोल देते हैं। शुद्ध ज्ञान में होता है वैसे। देखो यहाँ आएगा आगे, अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मति ज्ञान होती है तो शुद्ध ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज के बारे में हम जानेंगे तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है मति ज्ञान होते ही शुद्ध ज्ञान हो जाए। कहीं कहीं देखो, कहीं कहीं तो ये सिद्ध भी किया है कि अपन ने तो आज तक ही पढ़ा है, कम से कम कितने ज्ञान होते हैं, एक इंद्रिय को भी होगा तो मति और शुद्ध। लेकिन देखो बारीकी में अभी हमारे भी अभी मतलब देखने में आया, लेकिन एक्चुअल में प्रमाण नहीं, पर रेगुलर यही चलता है। पर ऐसा भी है कि एक इंद्रिय को खाली मति ज्ञान नहीं होता है, ऐसा भी चलता है, अपेक्षा का कथन है। तो अपने को तो होता ही, अपन सैनी पंचेंद्रिय हैं तो, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खाली मति ज्ञान होके भी रह जाती है, अपने पकड़ में नहीं आती ना फिर, इसलिए तो अपने को तो वो शुद्ध ज्ञान हो जाता है तो ये पकड़ में आता है। देखो यहाँ कहीं आया था पीछे, जैसे ख्याल है मैंने बताया था पिछली बार, अभी मतलब ये चला था जब, चलो इसको पढ़ते हैं, इसी में आ जाएगा। ये रहा शुद्ध स्व संवेदन। हाँ ये इधर आया था शुद्ध ज्ञान। देखो इसको नंबर से ही पढ़ते हैं तब ये आ जाएगा, नहीं फिर बीच में रह जाएगा। आगे पढ़ते हैं। देखो अपन ये जो इधर 19 पेज पे जो लास्ट पैरा है ना, इसमें आया था ये वाली बात, या पहले बता दूँ, ये एक बार एक प्रकरण चल रहा है तो देखिए। तथा विशेष 19 पेज पे मिल गया, जो शब्दात्मक, इससे ऊपर से पढ़ते हैं शुद्ध ज्ञान का। शुद्ध ज्ञानावरण के शयोक्षम से, मन के अवलंबन से तथा प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तु को
लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो स्पष्ट जानता है वह परोक्ष शुद्ध ज्ञान कहलाता है। देखो परोक्ष तो अलग बता दिया कि परोक्ष कौन सा है। पहला कारण तो क्या है, अंतरंग निमित्त शुद्ध ज्ञान वर्ण का क्षयोक्षम। ये अपन ने मति ज्ञान में भी देखा था कि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। ये पीछे अपन ने दर्शन वाले में भी देखे थे सारे टाइप। फिर क्या है, मन का अवलंबन। ये जो शब्द दिया है ना यहाँ, शुद्ध ज्ञान में मुख्यतः मन का, शुद्ध मन इंद्रिय से वो भी आया था। इसी आधार पे धवला में या कहीं है मतलब ये बात निकलती है कि शुद्ध ज्ञान हाँ मन वाले जीवों को ही होता है। तो इस अपेक्षा तो जो असंगी है उनके पास हाँ तो वो ऐसी चलती है, लेकिन कॉमन रूप से ये चलता है कि दो ज्ञान तो सबको ही है। अब जो भी है अभी इतना निर्णय में नहीं आया है क्या है। तो शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से, मन के अवलंबन से तथा प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से। प्रकाश मतलब उजाला लाइट, उपाध्याय मतलब गुरु पढ़ाने वाले टीचर। इन बहिरंग सहकारी ये बाहरी कारण हो गए लाइट वाइट वगैरह, और अंदर में अपना उसका उस जाति का क्षयोक्षम। तो कोई यहाँ आप 4 पढ़ रहे हो, लेकिन सबको एक साथ समझ में आता है क्या कि जिसके जितना कर्म का क्षयोक्षम है, मतलब यानी ज्ञान जिसका जितना खुला हुआ है उसको उतना समझ में आता है। किसी को एक बार में आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को वही शब्द मैं बोल रही हूँ वही शब्द सुन के जिसके माइंड में पहले से कुछ और है तो उसको वही समझ में आता रहता है। ऐसा होता है कभी कभी। तो ये तो बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तु को लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष शुद्ध ज्ञान है। लोक अलोक को कैसे जानता है, देखो शुद्ध ज्ञान इसको भी कहते हैं, शुद्ध जिनवाणी। तो जिनवाणी के माध्यम से हम क्या नहीं जान सकते। अभी देखो, अभी हम गोमट सार पढ़ रहे थे ना, तो इतना सा गोमट सार के भी 200 सवा 200 गाथाएं पढ़ी। उसमें ऐसे लगता है कि वो कर्मों के बारे में आता है, ऐसे कर्म के प्रदेश हैं, इतने इतने निषेक हैं, ऐसे। तो अपने को लगता है कर्म दिख रहे हैं दिखते, मतलब ऐसा फीलिंग में आने लग जाता है इतना सा पढ़ के ही। तो जो मान लो पूरे द्वादशांग को जिन्होंने पढ़ लिया जान लिया, उनको तो परोक्ष रूप में वास्तव में लोकालोक दिखता है। शुद्ध केवली और केवली में कोई अंतर नहीं, ऐसा कहा समय सार में। वो केवली भगवान है, वो प्रत्यक्ष लोकालोक को जान रहे हैं, शुद्ध केवली परोक्ष जान रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। हाँ कर्म परमाणु का अवधि ज्ञान उसमें आते ही हैं, लेकिन अपन देखो अपन जब 3 लोक का पढ़ रहे थे वर्णन, तो अपने को ऐसा नहीं आता था ये हिमवन पर्वत है, ये इसमें से पद्म सरोवर है, ये नदी निकल रही है। हाँ तो वो अपने को ऐसे दिखता है कि अपन को लगता है ना, हमको दिख रहा है साफ साफ, हमको समझ में। अभी बोलते ही हिमवन पर्वत बोलते हैं, आप लोगों को दिख गया कि नहीं दिख गया? जिन लोगों के माइंड में अभी ये सब आएगा, थोड़े दिन बाद ही आने वाला है, मजा आ जाएगा आपको बहुत। अब इतनी अच्छी बात बताई वहाँ भैया ने कि अपने को लगता रहता है वहाँ कनाडा में नियाग्रा फॉल्स बहुत फेमस है कि ऐसे पानी गिरता है, ऐसे पानी, मतलब क्या है वो, ये मतलब ये निज आत्मा का ज्ञान कर लेंगे, अगर परिपूर्ण ज्ञान कर लिया तो केवल ज्ञान हो जाएगा, तो सारे फॉल्स दिखेंगे और अगर थोड़ी सी कमी रह गई और देवगति में गए, तो ये जो हमारी गंगा नदी निकलती है वो उसके आगे नियाग्रा व्याग्रा कुछ भी नहीं है। वो जो ऊपर से गिर रही है, वो जो जिन प्रतिमा पे हो रहा है, तो वो जो गिरते होंगे वो कैसे फॉल्स होते होंगे, अपन उसकी कल्पना करें तो कैसे फॉल्स होते होंगे वो। तो वो मतलब कुछ अलग ही चीजें हैं ये। तो ये जिनवाणी के माध्यम से भी लोकालोक का यहाँ जो शब्द है ना, मूर्त अमूर्त वस्तु को लोकालोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से, ऐसा हम व्याप्ति मतलब अनुमान से हम ऐसा जान सकते हैं। व्याप्ति मतलब अनुमान ज्ञान को, मतलब जो ज्ञान संपूर्ण में व्याप्त है वो नहीं, व्याप्ति ज्ञान का कहते हैं अनुमान। अनुमान का मतलब अंदाज नहीं, अनुमान का मतलब कंफ्यूजन वाला नहीं। हाँ अनुमान ये प्रमाण ज्ञान है। हाँ जैसा कि हमको ऐसा अनुमान होता है बिल्कुल जहाँ धुआं आ रही है तो वहाँ कहीं ना कहीं आग लगी होगी, ये पक्का अनुमान ज्ञान है, ऐसा ही है। हाँ प्रमाण ज्ञान ही होता है। प्रमाण मतलब परफेक्ट अनुमान सहित प्रमाण ज्ञान है, अनुमान ऑब्लिक करके और नहीं, ऑब्लिक नहीं, अनुमान ज्ञान है और ये परोक्ष प्रमाण का एक भेद है। ये तो अपन ने परोक्ष के 2 भेद किए, मति और श्रुत है ना। फिर मति ज्ञान के अपन ने पढ़े थे पहले अध्याय में, बोलो रेखा अभी मति ज्ञान के, मति स्मृति चिंता मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध। तो चिंता यानी तर्क, अभिनिबोध यानी अनुमान, ये है प्रत्यभिज्ञान। संज्ञा यानी प्रत्यभिज्ञान।
तो ये प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब मति ज्ञान के भेद हैं। ये न्याय शास्त्र में काम आते हैं, इसलिए यहाँ पर अपन ने भी उनको नहीं लिया। ये सब देखो कुछ भी नहीं है उसमें। आपको ऐसा लग रहा है कैसे शब्द हैं, देखो हमको ऐसे लगता है कि नहीं लगता भी आप अपन शॉल ओढ़ के आए, अब यहाँ मान लो अपने को लग रहा है उतार के रख भी देते हैं कभी कभी, और फिर उठ के चल दिए नीचे, अभी क्योंकि सर्दी का मौसम है इसलिए ऐसा, फिर नीचे जाके फिर किसी और का शॉल देखा कि ओढ़ रहे हैं, फिर याद आ जाती है अपने को कि अरे मैं भी तो शॉल लाई थी। तो ये जो ऐसा जोड़ अपन ने किसी को देख के अपना याद आ गया, इसका नाम है प्रतिभिज्ञान, बस और कुछ भी नहीं। अपने दिन भर चलता है, होता है कि नहीं होता है, बारिश के दिनों में छाता भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, होता है नहीं ऐसा। तो वो दूसरे की चीज को देख के, किसी और चीज को देख के अपने को कुछ और याद आ जाए, उसका नाम है प्रतिभिज्ञान। फिर अपन तर्क से जानते हैं ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, बहुत लंबी कहीं लाइन लगी हुई है चारों तरफ, तो कोई ना कोई मिनिस्टर आने वाला है, रोक रखा है ट्रैफिक, ये अपने को ऐसा अनुमान लग जाता है। ये तो ये और एक तर्क का ज्ञान है। इसी तर्क और अनुमान दोनों साथ साथ ही होते हैं, ऐसा है तो ऐसा ही अपन ने तर्क लगाया अनुमान से, दोनों में सेम सी बात है, दोनों साथ हैं। व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं, और व्याप्ति के द्वारा जो फिर अपन निर्णय, उस तर्क के द्वारा जो अपन निर्णय लगाते हैं। पहला तो एक तर्क, जहाँ जहाँ व्याप्ति, इसको कहते हैं व्याप्ति। हाँ, जहाँ जहाँ आगे वहाँ नहीं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आगे, ये व्याप्ति है, ये व्याप्ति है। जहाँ जहाँ आगे वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आगे, उल्टा हो गया था, क्योंकि बिना धुएं की भी आग होती है। और जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, उल्टी लगाएंगे तो ऐसे नहीं लगा के लगाएंगे। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, और जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ, ये हमको पता लग गया। हमने जब देखा जहाँ जहाँ आगे वहाँ, इसलिए उल्टा नहीं बोला ना हमने, जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं होगा, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं होता। बिना धुएं के तो आग होती है, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता। ये ऐसा हमने देख लिया कि हम जब जब गए रसोई घर में गए, वहाँ अग्नि जलती थी और धुआं होता था, और हम तालाब पे गए, वहाँ अग्नि नहीं है, वहाँ धुआं भी नहीं है, ऐसा हमने देख लिया। ये हो गई व्याप्ति, ये है तर्क, ये अपने को माइंड में सेट हो गया। अब हम कहीं गए बाहर घूमने और कहीं धुआं निकलता हुआ देखा, तो क्या बोलेंगे, अरे आग लग गई कहीं, ऐसा बोलते ना, कहीं तो दूर से धुआं आ रहा हो, आग लग गई। कैसे कहा, कि हमको ये व्याप्ति पता है, हम तर्क लगा रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो धुआं आग लग गई, कि हमको, हमारे पास तर्क है, तर्क मतलब लॉजिक, कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। इसलिए हमारा ये अनुमान, अंदाज नहीं है। अनुमान का मतलब है परफेक्ट, परफेक्ट है। ऐसे एक तो अपन अंदाज लगा देते हैं कि कितने बज गए होंगे, कि अंदाज से 1 बज गया होगा, वो अंदाज नहीं, निर्णय। हाँ बिल्कुल पक्का। देखो तो ये जो शुद्ध ज्ञान है, ये स्पष्ट जानते हैं तो परोक्ष वाला हो गया। अब विशेष, जो शब्दात्मक शुद्ध ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है, ठीक है। ये जो हमारा शब्दात्मक मतलब ये जिनवाणी का ये जो है, ये तो क्योंकि इंद्रिय मन की सहायता से ही हो रहा है, तो ये परोक्ष ही है। परंतु स्वर्ग मोक्ष आदि बाह्य वस्तुओं का बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है, और जो अभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप में हूँ, अनंत ज्ञानादि रूप में हूँ, ऐसा ज्ञान वो ईशत परोक्ष। अब ये जो हमको सुख दुख फील हो रहा है, ये कुछ तो हमको खुद को आ रहा है ना फीलिंग में, तो ये ईशत पर किंचित परोक्ष मतलब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ इसको किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष कह सकते हैं, कि मुझे खुद को फील हो रही है सर्दी, ये सुख दुख के ये जो फीलिंग आ रही है अपने को, ये सब क्या है, ये हमको ऐसा लगता है ना, हमको एक तो अपन ने सुन के कह दिया, अपन कहीं बाहर थे और वहां जयपुर में 1 डिग्री हो रहा है, और एक अब खुद जयपुर में रह के अपन उसको फील कर रहे हैं, तो ये कुछ प्रत्यक्ष, जैसे अपन ने आंख से देखा हुआ प्रत्यक्ष कहा था, ऐसा ये फीलिंग भी प्रत्यक्ष है, किंचित परोक्ष है, किंचित प्रत्यक्ष है। और जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है वह शुद्धात्माभिमुख होने से सुख के संवेदन स्वरूप है, वह स्वयं संवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। इतना ही लेते हैं अभी, कि ये तो हुआ अपने को सुख दुख का, ये भी जो अपने को फील हो रहा है ये भी बाहरी पदार्थों का हो रहा है, तो ये तो किंचित प्रत्यक्ष किंचित परोक्ष कहा। लेकिन जो आत्मा का अनुभव जिस समय होता है
जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय कोई इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता। आत्मा का अनुभव आंख से होता है कि नाक से होता है कि कान से होता है? आंख नाक कान से नहीं होता। और मन से भी नहीं होता। मन पावे विश्राम बस। हाँ, मन में तो विकल्प चलते हैं और मन भी रूपी पदार्थों को ही जानता है, इसलिए अरूपी को भी जानता है, मन मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को जानता है। लेकिन विकल्प जब तक चलते रहेंगे, वास्तव में वो मन उसमें सहकारी तो है आत्मा के अनुभव में, लेकिन क्योंकि मन में तो विकल्प 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 चलते रहते हैं, तो जब तक वो विकल्प चलते रहेंगे तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो ये जो आत्मा का अनुभव स्वय संवेदन के आकार रूप, मतलब स्वय संवेदन जो हो रहा है आत्मा का, वह सविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित है। वह आत्मा का अनुभव सविकल्प क्यों कहा? कि ज्ञान में हो रहा है। ज्ञान कैसा होता है? अब उपयोग को ध्यान करो, उपयोग में अंतर किए थे ना, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में। तो कौन सविकल्प है, कौन निर्विकल्प है? दर्शनोपयोग निर्विकल्प है, ज्ञानोपयोग तो चूंकि ये शुद्ध ज्ञान है इसलिए ज्ञान होने से सविकल्प है। ज्ञानोपयोग को सविकल्प कहा, तो सविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से आत्मा का अनुभव निर्विकल्प क्यों कहते हैं? कि आत्मा के अनुभव में मान विकल्प का मतलब है रागादि विकल्प, मोह राग द्वेष के विकल्प, कोई इधर उधर के और जो भी बातें हैं उन सब का नाम वहाँ विकल्प दिया। तो उन रागादि विकल्प जालों से रहित होने से निर्विकल्प है, इसलिए उस समय उस शुद्ध ज्ञान को भी क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। स्वय संवेदन प्रत्यक्ष, ये शब्द सुना होगा अगर आप लोगों ने स्वाध्याय में पहले। एक तो सुना है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, और एक शब्द होता है आत्मानुभूति प्रत्यक्ष, स्वय संवेदन प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष। हाँ, अनुभव प्रत्यक्ष उसमें इस प्रकरण में दिया है, ये तीनों अर्थ दिए हैं। वहीं जहाँ मति ज्ञान का वर्णन है ना पहले अध्याय में, वहाँ दिया है ये, और अनुभव प्रत्यक्ष भी बोला है। तो इस तरह से ये शुद्ध ज्ञान को भी इस अपेक्षा से प्रत्यक्ष। केवल देखिए अब इतना ध्यान रखना है अपने को, सारे रामायण का मतलब क्या समझना है कि मति शुद्ध ज्ञान वास्तव में परोक्ष ज्ञान है। क्यों है परोक्ष? क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, लेकिन कभी कभी उनको प्रत्यक्ष कहा जाता है, कह दिया जाता है। कब कहा जाता है? मति ज्ञान को तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि अपनी आंखों से अपने कानों से सुना, इसलिए लोक व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष। जैसे कोई चीज़ है, मैं खुद चख के लाई हूँ, कुछ लेने जाते हैं ना, पर हम कुछ खुद चख के लाए, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष। तो ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय यद्यपि वो शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, तो भी वो आत्मा का अनुभव बाहरी किसी पदार्थ के अवलंबन से नहीं हो रहा, इसलिए उस समय उस आत्मानुभव को, उस शुद्ध ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। वास्तव में तो वो है कैसे? दोनों परोक्षी है। तो ये तीन जो टाइप देखे अपन ने, बस वो अपेक्षा का कथन है। तो कहीं कहीं अपने को, क्योंकि जहाँ ये बात आएगी और थोड़ा बहुत भी अध्यात्म अगर उसमें होगा तो वो ये तीनों प्रकार बताएंगी, ऐसा नहीं है एक प्रकार बता के छोड़ देंगे। तो तीनों बातें हमारे ज्ञान में शुद्ध ज्ञान को लिया। हाँ, और मति ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और ये बचा खुचा है, ये कल लेंगे वापस से, मतलब ये बीच का छोड़ा ना करने थोड़ा सा, इसको फिर से देख लेंगे। आप इसको बंद कर।